हेलो। आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्थापित हो गया था। 5 डायरेक्टर बन गए थे और वो डायरेक्टर्स ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये भी अभी एंड नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अभी आगे आने वाला समय इस प्रकार का था जिसमें बड़ी एनार्की थी, अराजकता थी, और इस अराजकता का फ़ायदा वहाँ के एक सैनिक अधिकारी ने उठाया जिसे हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। ये नेपोलियन बोनापार्ट, इसको बोला देखते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पर राइज ऑफ नेपोलियन, किस प्रकार से नेपोलियन ने सफलता प्राप्त की। नेपोलियन के लिए कहा जाता है चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन और ऑल्सो डिस्ट्रॉयर ऑफ रेवोल्यूशन। चाइल्ड मीन्स आप जानते हैं रेवोल्यूशन से ही उत्पन्न हुआ, रेवोल्यूशन से ही वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, इसलिए उसे चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो रेवोल्यूशन थी उसके जो मुख्य उद्देश्य था फ्रांस को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना, उसी का उसने अंत कर दिया, क्योंकि वो बाद में स्वयं एम्परर बन बैठा। इसलिए उसे डिस्ट्रॉयर ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। किस प्रकार से उसने अपनी प्रोग्रेस की उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये पिक आपने देखा है जो उसमें नेपोलियन का है, घोड़े पर बैठा हुआ है। मोस्टली उसके जितने भी फोटो हैं वो घोड़े पर बैठे हुए ही मिलेंगे। वो कभी अपनी आर्मी के सामने पैदल नहीं जाता था। उसका कारण था, कारण क्या था? केवल उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच थी, जबकि फ्रांस में एवरेज हाइट 6 प्लस है, 6 फीट प्लस है। तो उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं पैदल जाऊंगा तो सैनिक ऐसा ना समझने लगें कि मैं कमज़ोर हूँ। घोड़े पर बैठकर हाइट सीधी बात होती थी, ऊंचाई दिखाई देती थी। इसलिए मोस्टली अपनी सेना से जब वो संवाद किया करता था, कन्वर्सेशन किया करता था, तो घोड़े पर बैठ के ही करता था। नेपोलियन किस तरीके से अपने को फ्रांस का तानाशाह या शासक बना सका, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है उस दौरान आर्टिलरी कमांडर के रूप में काम कर रहा है वो, तोपखाने का कमांडर है। बड़ा छोटा सा पद है फ्रांस की सेना का। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 1769 को उसका जन्म हुआ था, नेपोलियन का। और जो जन्म हुआ था उसका, वो फ्रांस के एरिया में हुआ था जिसको कोर्सिका कहते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर राइज ऑफ नेपोलियन की, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से नेपोलियन ने अपने को मजबूत किया। छोटा सा पद है, आर्टिलरी कमांडर फ्रांस सेना में, और उसने क्या करा, एक जोसेफिन जिनका नाम रोज भी था, उनसे मैरिज कर ली 1796 में। ये जोसेफिन कौन थी? ये एक विडो थी, और इनके जो हस्बैंड थे वो नोबल क्लास के थे, और इनके हस्बैंड को रोबेस्पियर के पीरियड में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, और इन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। नोबल फैमिली को बिलोंग करती थी। ये बाद में जेल से छूटी और नेपोलियन ने इनसे मैरिज कर ली। पता नहीं मैरिज के पीछे कोई कैलकुलेशन था या सिंपल मैरिज थी, लेकिन मोस्टली इतिहासकार ये मानते हैं कि ये एक सोची समझी गई राजनीति या सोच के तहत शादी नेपोलियन ने की थी। जैसे ही नेपोलियन की जोसेफिन से शादी हुई, उसका कद बहुत बढ़ गया, और सबसे पहला रिवार्ड, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन में थी जोसेफिन, तो सबसे पहला रिवार्ड नेपोलियन को मिला कि आफ्टर मैरिज ही वॉज प्रमोटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ आर्टिलरी कमांडर टू कमांडर इन चीफ
ऑफ फ्रांस, शादी होते ही तुरंत छोटे से पद से वो देश का, पूरे फ्रांस का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ऐसी ही कुछ कहानी हमारे इंडिया का भी एक करेक्टर है शेरशाह सूरी, उसकी भी है। उसने भी एक जागीरदार की विधवा पत्नी से शादी कर कर अपने कद को बढ़ाया था। खैर, यहाँ बात नेपोलियन की चल रही है। अब नेपोलियन के पास क्या था? मैंने बताया हाइट केवल 5 फीट 5 इंच है और केवल 2 चीज़ें हैं उसके पास, कॉन्फिडेंस एंड ड्रीम्स ओनली। और ये कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स ऐसी चीज़ें हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। कोई स्कूल ऐसा नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंस की शिक्षा दे सके। कॉन्फिडेंस को तो आदमी स्वयं गेन करता है। नेपोलियन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। कुछ लोगों में पैदाइशी कॉन्फिडेंस भी होता है। हाइट बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब कमांडर इन चीफ बनते ही वो अपनी जो सेना है उसके सामने प्रकट होता है, उसके सामने जाता है घोड़े पर बैठकर और एक लेक्चर देता है। ये देखिए, फ्रांस की वो सेना है जिसको 1781 से प्रॉपर सैलरी नहीं मिली है क्योंकि बैंकरप्सी है, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, प्रॉपर शूज़ नहीं है, सब कुछ पूरी तरीके से निराशावाद में है सेना। उस सेना में ये उमंग भर देता है। इसके एक हाथ पर एक छोटा सा निशान था जो कि बचपन में बिल्ली ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, उसके कारण वो चोट आई थी। लेकिन वही निशान सेना के लोगों को दिखाता है और कहता है मैं भगवान का बेटा हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड, और मुझे कोई हरा नहीं सकता, आई वुड नेवर बी डिफीटेड। और इतना ज़्यादा उत्साह भर देता है सेना में कि सेना उसको अपना सब कुछ मान लेती है और उसके ऑर्डर को फॉलो करती है। मैंने बताया कि डायरेक्टरी का शासन है। तभी क्या होता है, डायरेक्टरी इसको एक असाइनमेंट देती है। असाइनमेंट क्या है देखिएगा, फिर से एक फ़ोटो, और ये फ़ोटो कब का है? ये नेपोलियन जा रहा है इटालियन इन्वेशन के लिए। जो डायरेक्टरी थी उसने नेपोलियन को एक भार दिया कि वो इटालियन स्टेट्स को, इटली कोई कंट्री नहीं है, छोटे छोटे से स्टेट हैं इटालियन स्टेट्स, उनके ऊपर हमला करे। और नेपोलियन सेना लेकर जाता है। ये उसका पहला कमांडेंट चीफ के रूप में पहला एक्सपीडिशन है, इटालियन एक्सपीडिशन। इट वाज द फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ नेपोलियन as commander in chief and he got golden success in it. Rhineland, Netherlands, Lombardy were given to France. First time in France, war expenditure was taken from defeated forces. Austria, देखिएगा पहला मिलिट्री एक्सपेंडिशन था उसका, वो गया, उसने इटालियन स्टेट पर हमला किया। और इटालियन स्टेट पर प्रभाव किसका है? ऑस्ट्रिया का। तो युद्ध ये ऑस्ट्रिया से हुआ, इसमें नेपोलियन जीता। और एक राइनलैंड वाला एरिया था जो उस समय कोल और आयरन माइंस थी वहाँ पर, वो फ्रांस को मिल गया। देखिए कौन सा पीरियड है ये पीरियड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। कोल और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ नीदरलैंड वाला और लोम्बार्डी वाला एरिया भी मिल गया। और फ्रांस में पहली बार ऐसा हुआ कि जो युद्ध का खर्चा था वो फ्रांस की जनता ने नहीं दिया, बल्कि नेपोलियन ने जो डिफीटेड फोर्सेस थी ऑस्ट्रिया की उनसे वसूला। और इस युद्ध के बाद में फ्रांस में हीरो बन गया नेपोलियन। उसने पैसा लाके दिया, उसने राइनलैंड दिया, नीदरलैंड दिया, और बहुत ज़्यादा सम्मान जनता के बीच में बढ़ गया नेपोलियन का। इसके बाद इजिप्ट एक्सपीडिशन, इजिप्ट को जीतने के लिए गया। उसका प्रोग्राम था इजिप्ट को जीतने के बाद बेस बनाकर वो इंडिया पर, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको अपने कब्जे में करेगा। और इजिप्ट में भी वो काफ़ी समय तक रुका। इसी बीच जो फ्रांस की स्थिति थी, नेपोलियन तो विजयी था इजिप्ट में, लेकिन फ्रांस की स्थिति ये थी कि बहुत ज़्यादा एनार्की थी। डायरेक्टर्स पांचों आपस में झगड़ते रहते थे, उनमें विवाद होता रहता था। उधर बॉर्बन डायनेस्टी भी
जो बचे हुए लोग थे उसके, वो अपना साम्राज्य दोबारा स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। उधर जैकोबिन्स भी फिर से सत्ता लेने के लिए संघर्षशील थे। तो एनार्की की व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में नेपोलियन वापस आया इजिप्ट से और उसने जो सत्ता थी डायरेक्टरी की उसको हटाकर स्वयं कब्जा कर लिया और जनता को उसने एक नारा दिया, गुड डेज अहेड, अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता तो उसको बहुत ज़्यादा मानती थी क्योंकि उसने राइनलैंड दिया था, उसने पैसा दिया था, तो इस कारण बहुत सम्मान था। जनता ने विश्वास किया कि वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं। 1799 में नेपोलियन ने पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया पावर को। इन नवंबर 1799 नेपोलियन सीज्ड पावर फ्रॉम द डायरेक्टरी अंडर मिलिट्री ट्रीट। दे डिसॉल्व द डायरेक्टरी एंड एस्टैब्लिश 3 काउंसिल्स। उसने अब डायरेक्टरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया और 3 काउंसिल्स स्थापित किए। नेपोलियन बिकेम फर्स्ट काउंसिल विद द पावर ऑफ डिक्टेटर। नेपोलियन ने फर्स्ट काउंसिल की पोजीशन ली और पावर कौन सी थी उसकी? डिक्टेटर की। ब्रिटेन, रसिया एंड ऑस्ट्रिया जॉइंट फोर्सेस टू गेट रिड ऑफ हिम। ब्रिटेन, रसिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फोर्स को कंबाइन किया नेपोलियन से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वार एंड डिप्लोमेसी क्रिएटेड पीस बाय 1802। लेकिन डिप्लोमेसी से एक संधि की उसने, समझौता किया, ब्रिटेन से भी किया, रसिया से भी किया, ऑस्ट्रेलिया से भी किया, एक समझौता किया और 1802 में उसने शांति स्थापित कर ली नेपोलियन ने और अपना शासन और सुदृढ़ करना शुरू किया। इसी बीच में देखिएगा, नेपोलियन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। उसने अपने को, अभी तक तो डिक्टेटर था, कौंसल के रूप में वर्क कर रहा था, लेकिन अब उसने अपने को एम्परर घोषित कर दिया 1804 में। और बड़ी मज़ेदार बात यह है, वो अपने को कहता था आई एम द एम्परर ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक का भी एम्परर। बड़े विडम्बना की बात है। खैर, धीरे धीरे वो राइज कर रहा था, लेकिन कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी उसने की। पहली जो उसकी सबसे बड़ी फॉल्ट मैं बताऊंगा वो है, उसने स्पेन पर हमला किया और स्पेन को जीत लिया 1808 में। स्पेन को जीत लेने के बाद उसने अपने सगे भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहाँ का राजा बना दिया। अब वहाँ की जो जनता थी स्पेन की, उसके दिमाग में मैसेज गया कि ये जो नेपोलियन है ये तो कब्जा करना चाहता है, अपने भाई को ही बना दिया। अरे किसी और को बना देना चाहिए था। लेकिन वहाँ की जनता ने जोसेफ के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया गुरिल्ला वारफेयर से, और 6 साल तक वहाँ पर नेपोलियन संघर्ष करता रहा वहाँ की जनता से। राजा से लड़े अच्छी बात है, लेकिन जनता से संघर्ष चल रहा है, राजा कोई है नहीं। इसके कारण और अंत में 1813 में वो वहाँ से छोड़कर आ गया। एक तरीके से नेपोलियन की डिफीट हुई। वो नेपोलियन जो अभी तक अजय माना जाता था, उसको स्पेन में लगभग पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो वो वापस वहाँ से आया। उसने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी, रसिया के ऊपर अटैक कर दिया 1812 में। ये क्या था? रसिया उसका मित्र देश था, पहले संधि हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे, उनमें से एक कारण बड़ा अजीब सा है। देखिए, जब शासन किया जाता है तो हर चीज़ को अपनी प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया जाता, लेकिन नेपोलियन ने स्पेन को भी प्रेस्टीज इशू बनाया और रसिया में जो हमला किया वो भी प्रेस्टीज इशू था क्या? नेपोलियन ने अपने विवाह का रिश्ता भेज दिया वहाँ के राजा की बेटी से। और वहाँ का जो जार था उसने कहा, जिस दूत को उसने भेजा उससे, कि पहली बात तो ये है कि हम तो नोबल फैमिली में ही मैरिज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेपोलियन नोबल नहीं है, लेकिन उसने पूरे यूरोप पे कब्जा कर रखा है, हम शादी कर देंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो 5 फीट 5 इंच का है और मेरी बेटी 6 फीट 2 इंच की है, कैसे मैच होगा? उसने शादी के लिए मना कर दिया। बस क्या था, नेपोलियन को गुस्सा आया और रसिया के ऊपर अटैक कर दिया। ब्लेंडर, दिस वाज द ब्लेंडर ऑफ नेपोलियन।
वहाँ पर लगभग 50 से 60 हज़ार सैनिक रसिया की ठंड के कारण ही मर गए नेपोलियन के, और नेपोलियन कमज़ोर हो गया। इसका फ़ायदा उठाया यूरोप के अन्य देशों ने, और सभी देशों ने मिलकर लिप्जिंग की वार में 1813 में उसे हरा दिया, लेकिन वो फिर भी सत्ता पर दोबारा स्थापित हो गया। और फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में कंबाइंड फोर्सेस थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रोसिया और रसिया, इन्होंने कंबाइंडली फोर्स ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया वाटरलू में। वाटरलू बेल्जियम का एक इलाका है, वहाँ पर उसको हराया गया, अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, एक बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ राइटर्स लिखते हैं इसके विषय में कि नेपोलियन बिल्लियों से डरा करता था। देखिए, वो व्यक्ति जिसने 40 युद्ध लड़े और मोस्टली युद्ध जीते, अच्छा व्यक्ति उसके नाम से थर्राता था, और वो बिल्ली से डरता था। मैंने अभी बताया उसके हाथ पर बिल्ली का निशान था, कटा हुआ का। बचपन में उस पर हमला किया था, साइकोलॉजी में उसकी में बिल्ली बैठ गई थी। तो मैंने बताया कुछ राइटर्स ऐसा भी लिखते हैं कि वाटरलू के युद्ध में कंबाइंड फोर्सेस बिल्लियां भी लेकर गई थी उसको भयभीत करने के लिए। खैर, नेपोलियन का एंड हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया गया, और बाद में सेंट हेलेना नामक द्वीप में उसको कैद में रखा गया। वहीं पर 5 मई 1821 को उसकी डेथ हो गई। वाटरलू के बाद में 1815 में ही फ्रांस में फिर से मोनार्की स्थापित कर दी गई, और वो पुरानी डायनेस्टी जो थी, बोर्बन डायनेस्टी, उसी का एक राजा था लुइस 18, उसको राजा बना दिया गया। आप देखेंगे, मैं फिर से एक बार समरी बता रहा हूँ। 1792 में नेशनल कन्वेंशन, 1793 में जैकोबिन्स पावर्स में आए, 1795 में डायरेक्टरी आ गई, 1795 से 98 तक राइज ऑफ नेपोलियन है, 1799 में नेपोलियन ने पावर पर कब्जा कर लिया, 1804 में नेपोलियन एम्परर बन गया। ये जो रिफॉर्म्स वाला पार्ट है इसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बताऊँगा क्यों छोड़ रहा हूँ। और 1815 में नेपोलियन वाटरलू में हार गया। ये जो पोर्शन हमने अभी पढ़ा, जो 4 एपिसोड देखे, ये चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, उसकी बैकग्राउंड है, और ये 9th का पोर्शन है। 9th क्लास में यहाँ तक आप पढ़ कर आए हैं। ये जो रिफॉर्म्स हैं नेपोलियन के, ये आपकी 10th की बुक में है, तो हम इसको आगे जब पढ़ाएंगे, जब लेंगे इस पार्ट को अलग कर। और अब जो बैकग्राउंड है 9th की, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस था, किस हालात में हुई, किस किस लोग ने पार्टिसिपेट किया, कैसे वहाँ पर चेंजेज हुए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमने फर्स्ट फेज़ देख लिया 1815 तक का। अब जो सेकंड फेज है 1830 1848 की रेवोल्यूशन फ्रांस में, वो हमें 10th की बुक में पढ़नी है। लेकिन अगर आप ये जो मैंने अभी तक बताया है 4 वीडियोज़ में, इसको नहीं समझ पाए तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो मेरा प्रयास था, और ये जो 4 वीडियोज़ हैं, अगर कोई बच्चा 9th में है और फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसका जो टॉपिक है वो उसको समझना चाहता है, ये उसके लिए भी हेल्पफुल हैं। थैंक यू।